नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी प्रवीण कुमार खरे एक बार फिर वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुबह का मनोरम दृश्य और बैकग्राउंड म्यूजिक में चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई दे रही होगी। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमेशा चर्चाओं में, किस्सों में, कहानियों में सुनते आए हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन के उद्देश्य स्थापित होने चाहिए, जीवन में संघर्ष की क्या भूमिका है, जीवन में उद्देश्य पूर्ति और संघर्ष के साथ साथ समाज को देने के लिए आपके पास क्या संदेश है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम वीडियो में रहेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें बताया जाता है कि जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनमोल होता है, इसका कोई मोल नहीं चुकाया जाता। फिर भी हम इन मिले हुए जीवन के लिए, अनमोल जीवन में हम अपनी जीवन शैली में कोई सुधार नहीं चाहते, हम अपने व्यक्तित्व में कोई विकास नहीं चाहते। हम तो केवल जन्म लिया है और बस श्वास मिल रही है और उदर पूर्ति हो रही है, इसी को जीवन का उद्देश्य मानकर हम अपने जिंदगी के सालों को, दिनों को, महीनों को यूं ही काटते रहते हैं, जबकि जीवन का अर्थ ये नहीं है। जीवन का अर्थ ये है कि आप अपने परिजन, अपने रिश्तेदारजन, पड़ोसी, समाज को आप अपने जीवन से क्या सीख देकर जाएंगे, तब आपके जीवन की सार्थकता होगी। साथियों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उनके परिजन उसके जीवन की भूमिका का ताना बाना गढ़ लेते हैं, मढ़ लेते हैं। उसके लिए तमाम तरह के स्वप्न देख लेते हैं। स्वाभाविक भी है, देखना भी चाहिए। और जैसे ही वो जन्म लिया हुआ बच्चा बड़ा होता है, अपनी किशोरावस्था से वयस्क अवस्था की ओर जाता है, तो परिवारजनों द्वारा उसके लिए बुने गए सपने और ताने बाने को लेकर वो उस किशोर अवस्था के बच्चे के मन में सोच के तौर पर वो बीज रूपांतरित कर देते हैं, या अपने द्वारा गढ़े हुए ताने बानों को उसको दिमाग में हस्तांतरित कर देते हैं। इसके बाद उस किशोर अवस्था में से वयस्क अवस्था में जाने वाले व्यक्ति के जीवन का सफर की शुरुआत होती है। हमें भूमिका तय कर दी जाती है, तय की हुई भूमिकाओं पर हमें आगे का जीवन गुजारना पड़ता है। यही केवल जीवन कहलाता है अधिकांश लोगों की नज़र में। लेकिन अगर कोई बच्चा, अगर कोई व्यक्ति अपनी ही सोच के हिसाब से एक अनूठी छाप छोड़ने की कोशिश करे, तो उसको जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसको अपने घर परिजनों के सामने अपने आप को साबित करना पड़ता है कि नहीं, वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया आयाम गढ़ेगा जीवन में। लेकिन इसको साबित करने के लिए उसको जीवन का बहुमूल्य समय लोगों को साबित करने के लिए खर्च करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही कम समय में, प्रतिभावान लोग होते हैं जो बहुत ही कम समय में अपने आप को साबित कर देते हैं, और अपने हिसाब से चुने हुए रास्ते को, अपने हिसाब से तय किए हुए आयाम को छूने के लिए वो प्रयासरत हो जाते हैं और सतत प्रयासरत रहते हैं। और वही लोग जीवन में संघर्ष की परिभाषा को गढ़ते हैं और संघर्ष की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। अधिकांश लोगों का तो मानना ये रहता है कि हमने जन्म ले लिया, प्रकृति से हमें हवा मिल रही है, श्वास मिल रही है, हमारा जीवन चल रहा है, उम्र हमारी बढ़ रही है, दिन ब दिन, महीनों के महीने, महीने दर महीने और साल दर साल बढ़ रही है, और हमारी उदर पूर्ति हो रही है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, और हमारे सुख सुविधा के जो भी साधन संसाधन को जुटाने में संघर्ष हो रहा है, लोग इसी में संतुष्ट होकर अपने जीवन को बिता देते हैं और अपनी पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों को संघर्ष की परिभाषा दे देते हैं, जबकि ये न्याय संगत नहीं है। संघर्ष तो वो कहलाता है जो आपके प्रयासों से लोगों को क्या लाभ हुआ, आपके प्रयासों से समाज में क्या संदेश छूटा,
आपने क्या अनूठी अमिट छाप छोड़ी, आपने कौन से नए आयाम रचे, इसके लिए किए गए प्रयास ही संघर्ष कहलाते हैं। संघर्ष का अर्थ सफलता और असफलता से जोड़ना, केवल सफलता के लिए श्रेय देना और असफलता को के लिए उनको कोसना, इससे संघर्ष की परिभाषा नहीं बदल जाती। जीवन में बहुत से लोग सफल होने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल होने के लिए संघर्ष ना करता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये सोचता हो कि मैं जीवन में असफल हो जाऊं। लेकिन कुछ तो असफलताओं के डर से जीवन में संघर्ष करने की साहस भी नहीं जुटा पाते। साथियों, जीवन में हारना या किसी भी क्षेत्र में हारना उतना बुरा नहीं है जितना कि प्रयास न करना। हार जीत तो एक अंतरिम परिणाम होता है, लेकिन लड़कर हारना, डटकर जूझना, उसके बाद आपके हिस्से में सफलता असफलता आती है, उसको सहजता से स्वीकार करना। सफलता आती है तो लोगों को आप ये संदेश दें कि मेरे ये प्रयास रहे, और असफलता आती है तो लोगों को ये संदेश देना ना भूलें कि मेरे प्रयासों में कहीं कमी रह गई है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव जाति एक ऐसी जाति है जो अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेती है, अपने भाव प्रकट कर लेती है। लेकिन पशु श्रेणी में, पक्षी की श्रेणी में अमूमन उनकी भाषा को समझ पाना उन्हीं की प्रजाति के अलावा किसी और के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो भरण पोषण, उदर पूर्ति तो वो भी करते हैं, परवरिश तो वो भी करते हैं, तो क्या फिर उनके जीवन को भी हमें, उनके जीवन के संघर्ष को भी हमें परिभाषित और करना चाहिए? हम एक विलक्षण प्रजाति के लोग हैं। हमें विचार आदान प्रदान, सोचने की क्षमता, दूरदर्शिता, दृष्टि के साथ दृष्टिकोण, सामाजिक समरसता के जैसे भावों का समावेश हमारे अंदर है। हम अपने भावों को प्रकट बड़े आसानी से कर लेते हैं, भावात्मक भावभंगिमा के से, या बोली के आदान प्रदान से, या अपने इमोशन सेंसेस से। फिर हम क्यों अपने जीवन की उदर पूर्ति को अपना संघर्ष मान लेते हैं? साथियों, जीवन में उद्देश्य स्थापित करना अपने जीवन की लकीर को खींचने के जैसा होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जैसे कोई ट्रेन झांसी से दिल्ली की ओर जा रही है, या कोई ट्रेन झांसी से भोपाल की ओर जा रही है। आपका गंतव्य स्थान दिल्ली या भोपाल है, तो उस ट्रेन में आप जब बैठेंगे तो भोपाल या दिल्ली ही उतरेंगे। लेकिन वो ट्रेन तो हर स्टेशन पर रुकती है, आप वहाँ तो नहीं उतरते ना। तो फिर जीवन में हम अपने उद्देश्य से पहले क्षणिक लाभ के लिए हम क्यों अपना ठहराव ले लेते हैं? जो हमारा ठहराव होता है वो हमारे साहस का परिचायक होता है, हमारी अदम्य क्षमता का परिचायक होता है कि हमारे अंदर जीवन में जो हमने उद्देश्य स्थापित किए थे उनको हासिल करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर साहस नहीं था। इसलिए हमने उस ठहराव पर उतर कर ही अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति को साबित करने के लिए हम पूरी ताकत लगाते हैं। हमें ये कहने में शर्मिंदगी होती है कि हम जीवन में हमने क्या सोचा था और उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुँच पाए। इसमें साथ ही कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, इसमें बल्कि ये होना चाहिए कि मेरा मार्ग प्रशस्त करने वाला कोई ऐसा साथी नहीं था, कोई ऐसा सहयोगी नहीं था, कोई ऐसा समझने वाला व्यक्ति नहीं था जो कदम कदम पर मेरा मार्ग प्रशस्त कर सके और मुझे आने वाले रास्ते की रुकावटों से हमें अवगत कराता रहे और समस्याओं से कैसे निजात पाना है इसके बारे में मुझे बता सके। तो साथियों, हमें ये सहजता से स्वीकार करना चाहिए। यदि हम जीवन में किसी क्षेत्र में असफल होते हैं तो हमें असफलता के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को उस क्षेत्र में सफलता के मूल मंत्र जो आपने महसूस किए हैं, जो आपकी तरफ से कमी रह गई है, नई पीढ़ी को हमें उन सफलता के मूल मंत्र के साथ नई पीढ़ी को अग्रसर करने के लिए हमें स्नेह और आशीर्वाद और सहयोग देना चाहिए। तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। यह आवश्यक नहीं है कि जीवन के
या जीवन के समाज के सामाजिक क्षेत्र के जितने भी लक्ष्य हैं वो केवल मुझे ही प्राप्त हों। लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे प्राप्त हों। यदि मुझे प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए आप आने वाली पीढ़ी के लिए कितने सहयोगी और साधक बन सकते हैं, ये आपके जीवन को चरितार्थ भी करता है और परिभाषित भी करता है और आपकी सामाजिक समरसता को भी स्थापित करता है। साथियों, जीवन में बहुत से लोगों का महत्व होता है। घर के लोग होते हैं, परिजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, समाज के लोग होते हैं, शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं, प्रशंसक होते हैं, आलोचक होते हैं, आपके साथ सहमति रखने वाले लोग होते हैं, आपके साथ असहमति रखने वाले लोग होते हैं। हर वर्ग में दो तरह की श्रेणियां होती हैं। हमें दोनों श्रेणियों के लोगों का समावेश अपने जीवन में करना होगा, क्योंकि सहमति और असहमति को यदि हम अपने जीवन में बराबर का स्थान नहीं देंगे तो हमारे जीवन के अंदर ना तो निखार आएगा, ना ही हम किसी के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, ना ही एक स्वस्थ मानसिकता का सामाजिक ताना बाना बुन सकेंगे। साथियों, ये ऐसा कतई नहीं है कि जो मेरा प्रशंसक है तो मेरे बहुत नज़दीकी हो। हालांकि ये मानवीय स्वभाव होता है, हम प्रशंसकों को अपने हृदय के करीब रखते हैं और आलोचक को दूर रखते हैं। जबकि मेरा इस विषय में यह मानना है कि जो हमारा प्रशंसक होता है वो निश्चित तौर पर वो हमें उत्साहवर्धन तो करता है, लेकिन हमारी कमियों पर पर्दा डालने का काम करता है। और हमारा जो आलोचक साथी होता है उसका काम ये होता है कि वह आपकी छोटी छोटी कमियों को आपके समग्र उजागर करता है और आपको अपनी कमी दूर करने का अवसर देता है। इसलिए हमारे जीवन में दोनों वर्ग, या तो प्रशंसक या आलोचक, सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी का हमारे जीवन में समावेश हो, ऐसा हमें अपने जीवन को परिभाषित करना होगा। तभी हम जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक नए उदाहरण स्थापित हो पाएंगे और सामाजिक व्यक्ति के तौर पे आप स्थापित हो पाएंगे। जब समाज की बात आती है तो उसमें आपकी भी जिम्मेदारी तय होती है। जन्म लेते ही आपकी जिम्मेदारियां तय होती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग अपनी भूमिका को स्वीकार करते हैं, उस क्षेत्र में संघर्ष करते हैं और अंत तक जूझते हैं, जुझारूपन से, लगनशीलता से, कर्मठता से, दूरदर्शिता से, ईमानदारी के साथ उस क्षेत्र में प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अंदर साहस नहीं होता ये कहने का कि मैं भी इस लक्ष्य प्राप्ति की रेस में दौड़ रहा हूँ, जबकि वो छुपे छुपे दौड़ रहे होते हैं। तो साहस रखना जीवन में एक बहुत बड़ी बात है। सफलता और असफलता से मत डरिए, क्योंकि असफलता कभी भी इतनी नकारात्मक नहीं होती है जितनी कि नकारात्मकता और जितना कि भय हमारे अंदर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैदान में डटकर खड़े न रहना होता है। साथियों, जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो बहुत सी जिम्मेदारियां हमारे साथ होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों के तहत अपनी चार दीवारी के अंदर रहने वाले लोगों तक सिमट कर रह जाते हैं। नहीं साथियों, इसके साथ साथ हमारी नैतिक जवाबदारी यह बनती है कि आप अपने समाज में, अपने वर्ग में लोगों के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। उपयोगिता का अर्थ केवल पैसों से नहीं है। उपयोगिता का अर्थ केवल अमीर व्यक्ति होने से नहीं है कि आप आर्थिक मदद कर सकें। उपयोगिता का अर्थ उनके साथ मुसीबत में खड़े रहकर, कंधे से कंधा मिलाकर, उनके साथ उनके निर्णय में पारदर्शिता के साथ आप अपनी सलाह देकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए। उपयोगिता का अर्थ केवल ये आपकी सहजता और सरलता यदि आपके अंदर होगी तो निश्चित तौर पर आप सामाजिक व्यक्ति होंगे और उपयोगी व्यक्ति होंगे। किसी भी क्षेत्र में अपने आप को साबित करने के लिए, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को साबित करने के लिए आपको पहले स्वयं अपने अंदर परिवर्तन करने होंगे, स्वयं अपने अंदर झांकना होगा आप कितने उपयोगी हो सकते हैं। यदि आपके अंदर सबकी सहमति असहमति के लिए स्थान नहीं है, यदि आपके अंदर प्रशंसक और आलोचकों का स्थान नहीं है, तो निश्चित तौर पर मुझे ये कहना पड़ता है कि वह व्यक्ति केवल चार दीवारी से ज़्यादा और कुछ अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता।
संघर्ष क्या कहलाता है? संघर्ष, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, कि संघर्ष केवल अपनी उदर पूर्ति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। जीवन में कई लोगों के जीवन में भी संघर्ष होता है, कई लोगों के परिवार में भी संघर्ष होता है। संघर्ष का अर्थ लड़ाई झगड़े नहीं, संघर्ष का अर्थ परिस्थितियों से जूझना। जब हम परिस्थितियों से जूझकर ऊपर उठते हैं, अपने मुकाम हासिल करते हैं, अपने परिवार का, अपने सामाजिक दर्जा बढ़ाते हैं, तो हम बीते हुए समय को एक दुख भरी कहानी के तौर पर नए लोगों के सामने पेश करते हैं कि मेरी परिस्थिति खराब थी, मैंने किन परिस्थितियों में जीवन बिताया। ये गलत है साथी। आप अपनी विपरीत परिस्थितियों के समय को भी लोगों के सामने उत्साहवर्धन के तौर पर पेश कीजिए कि मेरी परिस्थितियां इतनी भी खराब थीं, लेकिन फिर भी मैंने लगातार प्रयास से सकारात्मक सोच के साथ काम किया। आज मैंने अपने परिवार का उत्थान कर पाया, सामाजिक उत्थान कर पाया। जब हम अपने बीते हुए समय की विपरीत परिस्थितियों के संघर्ष को उत्साह से सुनाएंगे तो वो लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। जीवन में हमारा संघर्ष अभिशाप नहीं है, हम उसको अभिशाप समझकर, शर्मिंदगी समझकर उसको छुपाते हैं। अभिशाप नहीं है, जीवन का संघर्ष ही नया आयाम गढ़ता है। किसी भी क्षेत्र में किया हुआ संघर्ष आयाम गढ़ता है। हम किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लें, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सामाजिक सुधारक हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, हर किसी के जीवन में एक अपना अपना संघर्ष रहा है। बस हमारा दृष्टिकोण उनके संघर्ष को नहीं देखता, उनकी सफलता को देखता है। जो भी व्यक्ति जीवन में सफल हुआ है, हम आज उसकी सफलता की प्रशंसा जरूर करते हैं, लेकिन हमें उस सफलता के पीछे का एक लंबे अरसे के संघर्ष को भी देखना होगा। तब आप खुद समझ पाएंगे कि मैं भी अगर प्रयास करूंगा तो इस मुकाम तक पहुंच सकता हूं। साथियों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे जीवन में उद्देश्य क्या रहते हैं? पैसा होना चाहिए, एक बड़ा मकान होना चाहिए, आलीशान कार होनी चाहिए, आलीशान बंगला होना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, यदि आपके प्राण निकल रहे होंगे, उस वक्त खुद साक्षात ईश्वर आपके सामने खड़े होंगे, आपके सामने एक विकल्प देंगे कि आपको आलीशान बंगला चाहिए, रुपया पैसा धन दौलत चाहिए, कार चाहिए और एक आरामदायक जीवन चाहिए, या फिर आपको चंद श्वासें चाहिए जिससे आप श्वास ले सकें, तो निश्चित तौर पर साथियों जवाब क्या होगा? शायद वही जवाब आपका भी होगा जो मेरा होगा। उस वक्त हम केवल चंद श्वासों की ही मांग करेंगे, क्योंकि इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। साथियों, जीवन में हम केवल अर्जित करना चाहते हैं, जबकि हमारा प्रथम कर्तव्य एक संतुलन बनाने का है। आप अर्जित भी कीजिए, जीवन में समाज में अर्जित भी कीजिए, सम्मान अर्जित कीजिए, पैसा अर्जित कीजिए, लेकिन हम लौटा के क्या जा रहे हैं? समाज को हम क्या लौटा रहे हैं? प्रकृति को हम क्या लौटा रहे हैं? ये प्रकृति का इतना मनोरम दृश्य देख रहे हैं आप कि आँखों को बड़ा अद्भुत आनंद मिलता है, मानसिक सुकून मिलता है। इस प्रकृति को हम क्या लौटा रहे हैं? हम तो इसके ऋणी हैं, कर्जदार हैं। इसी तरह जीवन में हमें अपना लौटाने का भी जब हमारा वक्त आता है तो हमें फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। देखा यह गया है कि लोग केवल अर्जित करना चाहते हैं, और फर्ज के तौर पर जो हमें समाज को, परिवार को, प्रकृति को, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में जब हमें देने का वक्त आता है तो हम अपनी कदम पीछे हटा लेते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में संघर्ष से सफलता की ओर पर हम बात करेंगे, उसमें कुछ महापुरुषों के उदाहरण मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरे पीछे एक पहाड़ी देख रहे हैं, यह पहाड़ी एक बहुत मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, जो कि बहुत पुराना है। इसको अर्धकुंवारी माता का मंदिर बोलते हैं। देवी जी स्थापित है। अर्धकुंवारी इसलिए बोलते हैं कि ऐसा बताया जाता है, ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि उनके पैरों में हल्दी चढ़ी है और शादी की
के लिए हल्दी चढ़ाई जा रही थी, तो उन्होंने कहा था मुझे शादी नहीं करनी है। वो जाके इस पहाड़ी पे बैठ गई थी और वही मूर्ति के तौर पे स्थापित हो गई थी। ऐसी मान्यताएं हैं। साथियों, मैं फिर कभी आपके सामने ज़रूर एक नई विषय को लेकर वीडियो लेकर आऊँगा। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय जगत।